हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके वाष्पोत्सर्जन वाला टॉपिक चल रहा है और वाष्पोत्सर्जन वाले टॉपिक में कल अपन ने लास्ट में शुरू किया था रंध्र के खुलने और बंद होने की परिकल्पना। ठीक है, ये यूँ कह दो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। तो उसमें बेटा आपको मैं एक सिद्धांत पढ़ा चुका था। कौन सा सिद्धांत पढ़ा था आपने? स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत, या सिंपली स्टार्च शर्करा परिकल्पना कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी अपन को 2 परिकल्पनाएं और पढ़नी है। ठीक है, और इन दोनों परिकल्पनाओं के ख़त्म होते ही आपका ये पाठ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने फिजियोलॉजी वाली सीट बाज़ार से ख़रीद ली होगी और आप मेरे साथ साथ पाठों को, लेसनों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? देखो बेटा, यदि आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना? उसमें जैसे कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप उसे टिक कर लीजिए। ठीक है, जब भी कभी अपन मिलेंगे मैं समझा दूंगा, है ना? आप मोबाइल में भी कमेंट लिख के मुझे बता सकते हैं। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। स्टीवार्ड की परिकल्पना। तो बेटा ये जो परिकल्पना अपन पढ़ रहे हैं कल वाली परिकल्पना के समान ही है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है। कल अपन ने क्या पढ़ा था? दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वहाँ तो अपन ने बोला था फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और बेटा वो एंजाइम सक्रिय होकर के और स्टार्च को शर्करा यानी कि ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित करता है। यहाँ पे अपन को ये पढ़ना है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट भी आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट एवं अन्य प्रकार की शर्कराओं में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ये शर्कराएँ होती हैं ये जल में बजाय ग्लूकोज 1 फास्फेट के अधिक घुलनशील होती हैं। तो कुल मिलाकर के इस अवस्था में डीपीडी का मान द्वार कोशिकाओं में अधिक हो जाता है। जब द्वार कोशिकाओं की डीपीडी बढ़ जाती है तो वो निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करके और फूल जाती हैं, यानी कि रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन आज स्टीपार्ड की परिकल्पना को पढ़ रहे हैं, तो ना आप ध्यान से समझना। देखो, इस परिकल्पना के अनुसार दिन में द्वार कोशिकाओं की पीएच अधिक होने पर ठीक है ना, पीएच अधिक होने पर स्टार्च का ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, बाद में यही ग्लूकोज 1 फास्फेट
ग्लूकोज 6 फास्फेट व ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। बदल जाती है। द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता, दोबारा बताऊंगा अभी, बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही डीपीडी भी बढ़ जाएगी, और जब डीपीडी बढ़ जाएगी तो ये ना निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करके स्फीत अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से सुने स्टीवार्ड की परिकल्पना। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। तो उसमें पहली परिकल्पना अपन पढ़ चुके। कौन सी पढ़ी थी अपन ने? स्टार्च शर्करा परिवर्तन परिकल्पना। यह सिंपली आप स्टार्च शर्करा परिकल्पना कह सकते हैं। अब अपन दूसरी पढ़ रहे हैं, स्टीवार्ड की परिकल्पना। तो क्या बोलेंगे बेटा? इस परिकल्पना के अनुसार दिन में द्वार कोशिकाओं में पीएच का मान क्या लिखा है बेटा? अधिक हो जाता है, और पीएच के अधिक होने पर स्टार्च का ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट एवं अन्य प्रकार की शर्करा अथवा ग्लूकोज में बदल जाती है। अब बेटा देखो, ग्लूकोज 1 फास्फेट की अपेक्षा ग्लूकोज 6 फास्फेट एवं ग्लूकोज जल में अधिक घुलनशील होती हैं। इन शर्कराओं के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि उसकी डीपीडी भी बढ़ जाती है, और वो निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं से जल ग्रहण करके स्फीत अवस्था में आ जाती हैं। तो स्फीत अवस्था में आ गई द्वार कोशिकाएं, तो क्या होगा बेटा? स्फीत अवस्था में आने के कारण रंध्र खुल जाएंगे। रात्रि में आप बेटा इसका उल्टा बोल दीजिए। कैसे बोलोगे? रात्रि में ग्लूकोज तथा अन्य प्रकार की शर्कराओं का परिवर्तन पुनः स्टार्च में हो जाता है। बैठ गई ना आपके समझ में? स्टार्च में हो जाता है। परिणाम स्वरूप द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जल द्वार कोशिकाओं से निकलकर निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको स्टीवार्ड की परिकल्पना के अंतर्गत बोलनी है। ठीक है बेटा, एक बार ध्यानपूर्वक दोबारा सुन लो, है ना? चाहे मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे याद कर लेना। कौन सी परिकल्पना पढ़ रहे हैं अपन? स्टीवार्ड की परिकल्पना, है ना? तो इधर तो मैं दिन का लिख रहा हूँ, दिन में, और इधर अपन रात्रि में लिख देंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से सुना है। दिन में द्वार कोशिकाओं का पीएच अधिक। द्वार कोशिकाओं का पीएच अधिक होने के कारण, ध्यान से सुनते रहना, स्टार्च किस में बदल जाएगी बेटा? ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ठीक है, बाद में ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में एवं अन्य प्रकार की शर्कराओं में। ठीक है बेटा, आगे सुनो। ग्लूकोज 6 फास्फेट एवं ग्लूकोज 1 फास्फेट की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील होती हैं।
इन शर्कराओं के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणीयता यानी कि परासरणीय सांद्रता अधिक हो जाएगी। द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी डीपीडी बढ़ जाएगी अधिक। और बेटा डीपीडी के अधिक हो जाने के कारण क्या होगा, द्वार कोशिकाएं निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं से जल ग्रहण करके फूल जाएंगी और बेटा रंध्र खुल जाएंगे। अब दूसरी साइड में इसका उल्टा बोल देंगे कि रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं का पीएच कम होता है, तो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार की शर्कराएं स्टार्च में परिवर्तित हो जाती हैं। द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है ना, डीपीडी कम हो जाती है। उससे क्या होगा बेटा, डीपीडी के कम होने के कारण द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जल द्वार कोशिकाओं से निकलकर निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है ना, और द्वार कोशिकाओं के सलत अवस्था में आ जाने से क्या होगा बेटा, रंध्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन तीसरी और अंतिम परिकल्पना पढ़ते हैं। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। ठीक है ना, जापानी वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो, यह परिकल्पना जापानी वैज्ञानिक इमामुरा एवं फ्यूजिनो ने प्रस्तुत की थी। ठीक है ना, तथा लेविट ने वैज्ञानिक का नाम है लेविट ने, इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है इसका। लेविट ने परिकल्पना का विस्तृत वर्णन किया। अब इस परिकल्पना में क्या होता है सुनिए। देखो, मान के चलो ये तो मैंने रंध्र बना दिया, ये द्वार कोशिकाएं बना दी। कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिका। और ये द्वार कोशिका के बाहर मैंने क्या बना दी? सहायक कोशिकाएं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो मैंने कौन सी कोशिका बना दी? सहायक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है बेटा? द्वार कोशिका। तो अब सब ध्यान से सुनना। ठीक है ना, देखिए, दिन में, यहाँ लिख रहा हूँ, दिन में द्वार कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैलिक अम्ल निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है बेटा? मैलिक अम्ल। शीघ्र ही ये मैलिक अम्ल H+ और मैलेट में विभाजित हो जाता है। सुन लिया आपने? शुरुआत इसकी ऐसे ही करनी पड़ेगी कि द्वार कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैलिक अम्ल बनता है। ठीक है, मैलिक अम्ल H+ और मैलेट आयन में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये H+ आयन तो द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, और बेटा सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, तथा द्वार कोशिकाओं में आया पोटेशियम आयन यहाँ पे मैलेट पहले से ही था, मैलेट से क्रिया करता है। ठीक है ना, और बेटा
मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बना देता है, पोटेशियम मैलेट बना देता है। ठीक है बेटा, पोटेशियम मैलेट के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता, पोटेशियम मैलेट के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है ना, इनकी डीपीडी अधिक हो जाती है। तो बेटा ये निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करके और फूल जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये फूल गई बेटा, तो उसका दबाव इस बाहर वाली भित्ति पे पड़ता है, तो ये बाहर वाली भित्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाहर की ओर निकल आती है ना। इसका खिंचाव इस भीतर वाली भित्ति के ऊपर पड़ता है। ठीक है, और इस भित्ति के ऊपर जब खिंचाव पड़ता है तो ये वाली भित्ति भी बाहर की ओर खिंचती है, परिणाम स्वरूप रंध्र खुल जाता है। ठीक है ना। अब रात्रि में अपन को इसका उल्टा करना है। देखो बेटा, रात्रि में क्या होता है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति होती है। अब जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, और CO2 की सांद्रता बढ़ जाने व वृद्धि निरोधक हार्मोन ABA, एक नाम लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, ABA, इसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल। ये एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, पादपों में वृद्धि की दर को घटाता है, साथ ही रंध्रों को बंद करने में मदद करता है। तो बेटा ये सक्रिय हो जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल का स्टार्च में परिवर्तन होता है। मैलिक अम्ल जो पहले यहाँ बना था ना, वो स्टार्च में बदल जाता है, और भीतर जो पहले K+ आयन आए थे वो वापस सहायक कोशिकाओं में, और बेटा H+ आयन जो बाहर गए थे वो वापस भीतर। ठीक है ना। इन क्रियाओं के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता कम हो जाती है। और बेटा द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता कम होने से आगे तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हो बेटा, परासरणी सांद्रता कम होने से उनकी डीपीडी का मान कम हो जाएगा। उनमें उपस्थित जल बाहर उपस्थित निकटवर्ती कोशिकाओं में चला जाएगा। सुन लिया ना, बाहर उपस्थित कोशिकाओं में चला जाएगा। बैठ गया आपके समझ में। और अगली बात सुने, तो जो रंध्र की भित्तियां पहले द्वार कोशिकाओं के स्थित अवस्था में आने के कारण फैली थी, वो वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगी, तो कुल मिलाकर के रंध्र बंद हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है किसकी बेटा, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना द्वारा रंध्र का खुलना और बंद होना। ठीक है ना। एक बार पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप ध्यानपूर्वक सुनाएं। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि जापानी वैज्ञानिक इमामुरा एवं फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस परिकल्पना के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आपको लेविट का नाम लेना है। लेविट ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। तो यदि आपसे पूछा जाए ना कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक लेविट है। सुन लिया आपने। अब आगे चलिए। देखो बेटा, इस परिकल्पना के अनुसार दिन में
द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। ठीक है बेटा, ये मैलिक अम्ल H+ और मैलेट में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो बेटा द्वार कोशिकाओं में बना हुआ H+ द्वार कोशिकाओं से बाहर सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, और बेटा सहायक कोशिकाओं में उपस्थित पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में आता है। ठीक है ना, तो K+ आयन कहाँ पे आ गया? सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में। तो द्वार कोशिकाओं में आने के पश्चात K+ आयन मैलेट से क्रिया करता है। सुन लिया ना, मैलेट से क्रिया करता है और बना देता है पोटेशियम मैलेट। क्या बना देता है बेटा? पोटेशियम मैलेट। सुन लिया। और पोटेशियम मैलेट के बन जाने के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता अधिक हो जाती है। द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता अधिक हो जाती है, और जब द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता अधिक हो जाती है तो इनकी डीपीडी बढ़ जाती है, और जब इनकी डीपीडी बढ़ जाती है तो ये निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं से जल ग्रहण करके और फूल जाती हैं। कुल मिलाकर के रंध्र खुल जाते हैं। बैठ गया आपके समझ में? दूसरी बात पे आइए, अब अपन रात्रि की बात करते हैं। रात्रि में क्या होता है बेटा? रात्रि में कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ठीक है ना, जिससे CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। किन में? द्वार कोशिकाओं में। CO2 की सांद्रता बढ़ जाने के कारण वृद्धि निरोधक हार्मोन ABA निर्मित हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। ABA के बारे में आपको बता देता हूँ, वैसे आप कक्षा 12 में इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि ABA का पूरा नाम एब्सिसिक अम्ल है, वृद्धि निरोधक हार्मोन है, पादपों में वृद्धि की दर को कम करता है, साथ ही रंध्रों को बंद करने हेतु मदद करता है। तो बेटा रात्रि के समय चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, और CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता में ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाता है, और एब्सिसिक अम्ल के सक्रिय हो जाने के कारण मतलब एक दिशा निर्देशित हो जाती है। किसके लिए? रंध्रों के बंद होने के लिए। ठीक है, बाहर पहले क्या पढ़ा था अपन ने? K+ आयन बाहर से भीतर की ओर आता था दिन में, जबकि रात्रि में इसका उल्टा होगा। द्वार कोशिकाओं से पहली बात तो वो जो मैलिक अम्ल है वो स्टार्च में बदलेगा। भाई दिन में बना था कि नहीं? मैलिक अम्ल का स्टार्च में परिवर्तन होता है, और पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, जिससे द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता कम हो जाती है। द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता कम हो जाती है, और द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता के कम होने के कारण इनकी डीपीडी घट जाती है। ये बेटा अपने जल को त्याग कर शिथिल अवस्था में आ जाती हैं। कहाँ चला जाता है इनका जल? निकटवर्ती सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है ना, तो बेटा द्वार कोशिकाओं के शिथिल अवस्था में आने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपन ने रंध्र के खुलने और बंद होने के तीनों सिद्धांत पढ़ लिए हैं। तो बेटा कौन कौन से सिद्धांत पढ़े? एक बार मैं तीनों के नाम
आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुने। रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि। तो 3 सिद्धांत पढ़े थे बेटा अपन ने, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा? स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत, या इन सब के जगह पे परिकल्पना। पहला सिद्धांत तो ये पढ़ा था, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या पढ़ा था? स्टीवर्ड की परिकल्पना। और तीसरा सिद्धांत इसमें अपन ने कौन सा पढ़ा है? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। तो आपकी जानकारी को मैं बता देता हूँ कि इन तीनों परिकल्पनाओं में सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं मान्य है। पेपरों में भी इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटा ध्यानपूर्वक सुने। अपन ने फिजियोलॉजी के 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। कल से अपन तीसरा मीन्स अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो है रसारोहण, असेंट ऑफ सैप। उसका मतलब भी मैं अभी बताने वाला हूँ, पर आप सुन लें कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपन 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। एक तो पादप जल संबंध, ठीक है बेटा, और दूसरा टॉपिक अपन ने ख़त्म कर दिया है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। कल से जो टॉपिक अपन शुरू करेंगे उसका नाम है रसारोहण, तो वो भी आप सुन लीजिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, कल से फिर उसे पुनः अपन शुरू कर देंगे। क्या होता है रसारोहण? देखो बोर्ड पे एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, रसारोहण। संधि विच्छेद करो इसका, रस का आरोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है ना। तो देखो मान लो ये मैंने पादप बना दिया, ठीक है बेटा। ये पादप की मूल हो गई, ये पादप का तना हो गया। मूल की सतह पर क्या पाए जाते हैं? एक कोशिकीय मूल रोम। और बेटा ये मूल रोम भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यूँ आएगा जल, और बेटा इस जल को पादप के तने से होकर के और पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचना है। पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचना है, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझें। देखो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है नीचे की ओर, और रसारोहण की क्रिया के द्वारा जल का प्रवाह होता है ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो आप सुन लें, क्या परिभाषा होगी रसारोहण की? कि बेटा रसारोहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ पानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचता है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले तो कल अपन रसारोहण की परिभाषा समझेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे उसमें रसारोहण का मार्ग। एक्चुअल में कि रस का आरोहण पादप के कौन से भाग से होता है, तो उसमें ना जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएँ आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए दिए गए सिद्धांत पढ़ेंगे।
ठीक है, रसारोहण का महत्व पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। यहाँ से आगे की कहानी अपन कल स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। हाँ बेटा, एक बात और कह रहा हूँ, शीट ले लेना और उसको लगातार पढ़ना शुरू कर देना। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो उसे टिक करते चलना। अभी तक मैं आपके 6 लेसन बिल्कुल ख़त्म कर चुका हूँ। अपने टोटल लेसनों की संख्या 42 है। ठीक है, धन्यवाद।